नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हमारे देश में नेताओं को जनसेवक के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन क्या वास्तव में उन्हें जनता की समस्याओं का ध्यान है? केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम लाने पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की व्यवस्था कर दी है। आज इस मुद्दे पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज किसी एक पार्टी के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, जो वास्तव में कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नई पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया कि बहुत लाभदायक है, सरकार ने लगातार उसका गुणगान किया। हालांकि उससे नेताओं को और स्वयं विधायकों को वंचित कर दिया, सिर्फ कर्मचारियों पर ही थोप आ गया। अगर नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो माननीय विधायकगण, माननीय नेतागण, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों को पुरानी पेंशन क्यों मिल रही है? इसका जवाब सीधा सा है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व कर्मचारियों के ऊपर जो नई पेंशन स्कीम यह कहते हुए थोप दी गई कि कर्मचारियों को पेंशन देने से सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। समझे भाई साहब? आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। कर्मचारी बेचारा हर दिन आकर ड्यूटी करता है। कोविड-19 काल में विषम परिस्थितियों में उसने अपना ड्यूटी किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार चुनाव करवाई, उसमें भी कर्मचारी डटा रहा, जो भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, ठीक है। अब विद्यालय बंद हैं अगर, तो सरकार के आदेश के अनुपालन में जो चीज़ें करवाई जा रही हैं वो भी कर्मचारी कर रहा है। उसके बाद उसे वेतन मिलता है और उसी वेतन से हर वर्ष वो सरकार को इनकम टैक्स भी देता है। मेरे वीडियो में कई लोग पूछते भी हैं कि सर 69,000 वाले बताइए ITR कैसे दाखिल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह वगैरह तमाम प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। मैं देखता हूँ, हालांकि अभी आंसर नहीं देता हूँ उनका, क्योंकि अभी इनकम टैक्स वाला मैटर बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कर्मचारी ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी से बेचारे कमा भी रहे हैं और इनकम टैक्स भी देने के लिए तैयार हैं, और सरकारी खजाना जो है उसमें अपना योगदान देते हैं भरने में, अपना इनकम टैक्स अदा करके। अब वही कर्मचारी सरकार पर फ्रेंड्स बोझ हो गए हैं। नई पेंशन स्कीम से कर्मचारियों के वेतन से ही कटौती की जा रही है। आपका वेतन कटता है, ठीक है, आप जानते हैं बेसिक कुछ परसेंट यानी 10% जहाँ तक मुझे याद है कटता है। उस अंशदान को शेयर बाजार में लगाया जाता है। नई पेंशन की बात कर रहा हूँ। अब इससे कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, ठीक है। आपका पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है, शेयर बाजार गिर गया तो कर्मचारियों के वेतन से जो कटने वाला रुपया है वो वापस भी हो पाएगा कि नहीं ये भी पता नहीं है। पिछले 1-2 वर्षों में कुछ कर्मचारियों को देखा होगा आपने, अखबारों में पढ़ा होगा, किसी को 6,000, किसी को 1,000, किसी को 1,500-1,200 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही है, जबकि किसी भी कर्मचारी की मासिक वेतन से कटौती अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2,000 की होती है, ठीक है। आप अपनी ही देख लीजिए, 4-5 हज़ार के आसपास आपकी कटौती होती है। मैं मिनिमम की बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका लेवल थोड़ा बड़ा है, अगर वो ग्रुप D का कर्मचारी है तो उसकी भी कम से कम 2,000 रुपये तो निश्चित ही कटती है, और जो कटती है, जो कटौती की गई है वो भी नहीं मिल पा रही है नई पेंशन, वही मिलना कितना मुश्किल है। और पुरानी पेंशन में क्या था फ्रेंड्स, किसी भी कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% वेतन मिलना था, ये गारंटी था। यानी अगर रिटायरमेंट के समय आपकी तनख्वाह 90,000 है तो 45,000 रुपये प्रति माह आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता रहेगा। हाल ही में आई कैग की एक रिपोर्ट में कर्मचारियों की आशंका को बढ़ाया गया है, जिसमें बताया गया है कि नई पेंशन योजना के शुरुआती 3 साल वर्ष में 2005 से 6 और 7 से 8 तक का कोई हिसाब नहीं है उनके पास। उसके बाद उसमें भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं। तो कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बाद वो रुपए कहाँ गए, इस बात का कोई जवाब आज तक सरकार नहीं देना चाहती है। NPS क्या है अभी क्लियर नहीं हो पाया, कर्मचारी खुद ही नहीं समझ पाते NPS है क्या। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का GPF कटता है जो सरकारी खजाने में जाता है, और ब्याज भी वर्तमान दर का दे होता है।
नई पेंशन स्कीम के तहत क्या होता है, कर्मचारियों का CPF कटता है, जिसमें कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% कटता है, आप जानते होंगे। और इसी के आसपास राशि सरकार जो होती है उसके द्वारा मतलब डाला जाता है, या 14%। सेवानिवृत्त होने पर निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है इस NPS में। आपको कुछ रिटर्न मिला भी तो वह आयकर के दायरे में आएगा भाई साहब, आपको टैक्स भी देना है, जबकि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि ब्याज सहित आयकर से मुक्त होती है भाई साहब। और यदि कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा के पश्चात रिटायरमेंट लेता है तो उसको अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। और 6 महीने बाद जो महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाती है वो भी देय होता है। लेकिन नई पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन ग्रेच्युटी से संबंधित व्यवस्था भी निश्चित नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में पूरा स्पष्ट प्रावधान किया गया है ग्रेच्युटी का। ठीक है, आज मैं इस पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा करना ज़रूरी है, आपका जानना ज़रूरी है। ग्रेच्युटी वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों को सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है, क्योंकि आप कहेंगे ग्रेच्युटी वेतन क्या होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। कर्मचारी सेवानिवृत्त होने से पहले भी कई बार नौकरी छोड़ते हैं। उस स्थिति में भी अगर न्यूनतम सेवा जो मतलब उन्होंने दिया उस हिसाब से योगदान करने के अकॉर्डिंग उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 10 के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर कर्मचारी ग्रेच्युटी हासिल करता है। कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष के बदले 15 दिन का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर दिया जाता है। समझ गए भाई साहब। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन अभी तक बहाल है। तो अन्य राज्यों में क्यों न्यू पेंशन स्कीम थोपी जा रही है, बल्कि थोप दी गई है। अब वर्तमान में भाई साहब संसद की कैंटीन में प्रतिवर्ष लगभग 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। एक नेता यदि सिर्फ एक दिन के लिए विधायक बनता है तो उसको मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को पेंशन मिलती है। यही नहीं, यदि एक विधायक बाद में सांसद और फिर मंत्री बनता है तो उसे 3-3 पेंशन दी जाती है भैया, और उसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। एक कर्मचारी लगभग 25-30 वर्ष सेवा के उपरांत भी पुरानी पेंशन का हकदार नहीं है। महंगी गाड़ी से आने वाले ये विधायक वेतन वृद्धि के अलावा कई मांग करते हैं। इन्हें 50,000 रुपये में वेतन मिलता ही होगा कम से कम, मुझे जहाँ तक याद है 45,000 रुपये या 50,000 करीब संसदीय क्षेत्र भत्ता मिलता होगा। कार्यालय भत्ता 14-15,000 20,000 दैनिक भत्ता। टेलीफोन लाइन में 50,000 रुपये मिलता है। 50,000 कॉल आई थिंक मुझे मुफ्त होगा, ऐसे कुछ है ना, आपने पढ़ा होगा। फर्नीचर के लिए हज़ारों रुपये मिलते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं। साल भर में पता नहीं 34-35 हवाई यात्राएं मुफ्त। रेलवे में फर्स्ट AC का टिकट मुफ्त। इन सब पर भी इनकी आयकर से मुक्त होती है फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या निर्णय लिया? चलिए, मैंने आज आपको ये समझा दिया और कोर्ट में भी ये बात गई और कोर्ट ने भी पूछा, लेकिन इस पर अभी तक स्टैंड गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया। हालांकि किसी एक पार्टी के द्वारा, मैं इस चैनल से चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ चैनल है तो किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, फिर भी आप लोगों के बीच एक चर्चा हुई तो इस चर्चा पर मैंने आज अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और ये मुद्दा भी बनना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी, अभी मैंने इतना लंबा आपको बताया समझाया, तो इतने के बाद भी अगर कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो अपना जीवन का महत्वपूर्ण पल जो देता है उसके बाद भी वो उसको अंतिम समय में आप उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। 60 साल 62 साल का जब हो जाएगा, उसको जब आपकी ज़रूरत होगी, 25 साल से नौकरी कर रहा है, 25 साल 35 साल नौकरी करने के बाद फिर आपको जब उसकी ज़रूरत है, जब उसे आपकी ज़रूरत है तो आप उसे बिल्कुल असहाय ऐसा छोड़ देते हैं। तो ये निश्चित रूप से मुद्दा बनना चाहिए और जब ये मुद्दा उछाला जा रहा है तो चर्चाएं होनी चाहिए, सभी लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो, ये हमारी एक प्रमुख मांग है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं फ्रेंड्स? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें इस चैनल से, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद।